हेलो एवरीवन, मैं अनीता। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो इसी आपकी तैयारी को ध्यान में रहते हुए मैंने अब टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्न डालना शुरू किया है, क्योंकि भाषा विज्ञान के मैंने पहले डाल दिए। आज हमारा टॉपिक है आदिकाल, इसके बाद फिर भक्ति काल होगा, फिर रीतिकाल होगा। ऐसे ही हमारे जितने भी जो भी हमें नेट इसमें लगा है, पूरे जो 10 इकाइयाँ हैं नेट जीआरएफ में, उसमें मैं सारे प्रश्न 20-20 डालूंगी। तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। आप खुद ही देख के आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न है, नेट जीआरएफ के लिए है भी कि नहीं। तो प्लीज़ ध्यान से देखना। सिद्धों की वाणियों की भाषा को संधा भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक शैली है। ये विचार मुख्य रूप से किस विद्वान का है? ठीक है, तो पहले इसको हमें ध्यान में रखना है कि संधा भाषा को क्या कहा गया है और इसमें किसने कहा है, किस विद्वान का है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल सांगत्यायन का है, मुनिदत्त और अद्वज्र का है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि किसका है। तो ये है हमारा विकल्प घ, मुनिदत्त और अद्वज्र। ठीक है, ये था हमारा उत्तर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये हमें यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बदले हमें लग सकता है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, मुनिदत्त और अद्वज्र का है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अब्रश भाषा के अंतर्गत हमीर रासों का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ के वास्तविक रचयिता सारंगधर न होकर कोई और हैं। ये अनुमान किस संकलन के आधार पर लगाया गया है? विकल्प ए है प्राकृतिक पैंगलम, बी है संदेह रासक, सी है उक्ति व्यक्ति प्रक्रम, डी है कुबलय माला कहा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो सकता है? ये किस आधार पे कहा है? ये कहा है प्राकृतिक पैंगलम के आधार पर। ठीक है, प्राकृतिक पैंगलम के आधार पर कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद ये आप ध्यान में इसका हमें रखना है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है चर्यापद, दूसरा है बातेश्वर बाहुबली रास, तीसरा है कुबलयमाला कहा, चौथा है राहुल बेर। तो ये हमारा क्रम यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पहले आएगा कुबलयमाला, फिर आएगा हमारे पास चर्यापद, फिर आएगा राहुल बेर और फिर अंत में बाहुबली रास। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 4, जैसे जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल जी का ये कथन आदिकाल के किस संदर्भ में है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पता है सबको कि ये पूछा गया है 2 बार, ये नेट जीआरएफ के इसमें 2-3 बार पूछा गया है, तो आगे भी इसकी संभावना है पूछने की, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये कहा था विकल्प डी हमारा सही है, मैथिली के लिए कहा था विद्यानाथ को। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 4 भी हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा जो बोल रही हूँ तेज बोल रही हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी हमारे 20 प्रश्न जो है वो खत्म हो जाए। तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना। अपभ्रंश के कवियों को जैन और तर्क श्रेणियों में विभाजित कर सभी को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस आलोचक ने घोषित किया? ठीक है, तो ये हमें बताना है किस आलोचक ने किया है। विकल्प ए है डॉक्टर नामवर सिंह, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है डॉक्टर बच्चन सिंह और डी है पंडित राहुल सांगत्यायन। तो ये था हमारा यहाँ पर विकल्प। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, विकल्प बी सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। नाथ संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ियों का विस्तृत विश्लेषण किया है? विकल्प ए पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये है हमारे पास विकल्प बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। गौर अंधारे चंदमणि जिमी उजो करे परम महासुख एकू कने दुर्य असे हरे
उपर्युक्त पंक्तियां किस सिद्ध कवि की हैं? तो जे विकल्प ए है सरहप्पा, बी है सबरप्पा, सी है कढ़प्पा, डी है लोईपा। तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा, ये है कढ़प्पा की पंक्तियां। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रखे हैं, कोई भी प्रश्न जो है वो ऐसे नहीं है। आदिकाल साहित्य के संबंध में स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। स्थापना है, रासो काव्य की प्रामाणिकता पूर्ण संदिग्ध है क्योंकि इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का गौर विपर्य मिलता है। क्या यह सही है? तर्क, चारण कवियों का मुख्य उद्देश्य इतिहास लेखन नहीं बल्कि आश्रित दातों का अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान था। तो इसमें से आप मुझे बताना कि क्या ये सही है। पहला दोबारा पढ़ते हैं। स्थापना, रासो काव्य की प्रामाणिकता पूर्णता संदिग्ध है क्योंकि इसमें इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का गौर विपर्य मिलता है। ये तो सही है। तर्क क्या है? चारण कवियों का मुख्य उद्देश्य इतिहास लेखन नहीं बल्कि आश्रदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण योगदान था। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। इसमें अब हमें लगता है इस चारण और रासो एक थे, तो इसमें इनकी जो व्याख्या वो भी सही है। तो विकल्प हमारा ग सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, विकल्प ग जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 9, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित करने वाले विद्वान जिन्होंने इनकी प्रमाणिक संख्या 14 मानी है वह कौन है? ठीक है, ये आपने बताना है वह कौन है। विकल्प ए है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है मुनिजन विजय। तो ये है हमारा विकल्प क, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिन्होंने इनकी रचनाएं 14 मानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भला हुआ जो मारिया वहिनी महारो कंतु हेमीचंद्र के व्याकरण में संकलित इस प्रकार दोहे का वास्तविक संदेश क्या है? तो क्या कहना चाहते हैं वो? युद्ध से पलायन की निंदा और क्षेत्रत्व का गौरव, बी है पति के प्रति विरक्ति का भाव, सी है श्रृंगारिक मिलन की व्याकुलता, डी है दाम्पत्य जीवन का कला। तो इसका क्या था? इसका क है युद्ध से पलायन की निंदा और क्षत्रियत्व का गौरव। ठीक है, यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो क सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का विकल्प क सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ अर्ध प्रमाणिक श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वीकार किया गया है? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक। परमार रासो को, पृथ्वीराय रासो को, कुमार रासो को या हमीर रासो को? तो ये मानना है पृथ्वीराय रासो को अर्ध प्रमाणिक मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, राहुल बेल कृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमारा प्रश्न संख्या 12 शुरू होता है। ये एक शिलाकित कृति है, इसमें 7 हमने असत्य बताना है। ठीक है, 3 जो है उसमें सत्य है, 1 असत्य है। इसमें 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन की चंपू शैली मिलती है। इसकी भाषा में अबहट का शुद्ध पर निश्चित रूप दिखाई देता है। ये हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ मानती है। तो ये हमारा प्रश्न, जहाँ पर हमारा विकल्प सी जो है मुझे लग रहा है ये गलत है। बाकी आप सब बताना कि ये सी ठीक है कि गलत है। इसकी भाषा में अबहट का शुद्ध परिनिष्ठ रूप दिखाई देता है। नहीं, इसमें नहीं है। इसकी अबहट का शुद्ध परिनिष्ठ रूप दिखाई नहीं देता है। ये एक शिलाकित कृति है, ठीक है। इसमें 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन की चंपू शैली मिलती है, ये भी ठीक है। जो हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगारी परंपरा का आरंभ मानती है। ठीक है, ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चुराकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक कहा है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी का ये कटाक्ष किस कवि के प्रति था? ठीक है, विकल्प ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी चंद्रबरदाई, डी जयदेव। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, विद्यापति। ठीक है, हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है, विद्यापति को बोला था। ये भी बड़ी बार पेपर में पूछा गया है। आगे, डिंगल और पिंगल शैलियों को इस संबंध में सही युग्म चुनिए। ठीक है, देखना इसमें सही कौन सा है डिंगल और पिंगल शैली में। डिंगल शैली अपभ्रंश और ब्रजभाषा और पिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी, ये हमारा क विकल्प है। और ख विकल्प है डिंगल अपभ्रंश या राजस्थानी को मिलकर बनता है,
जब पिंगल अपभ्रंश और ब्रजभाषा को मिलकर बनता है। हमें डिंगल और पिंगल का बताना है कि कैसे ये भाषाएं बनी है। तो फिर विकल्प सी में डिंगल प्राकृतिक और अपभ्रंश से बना है, पिंगल संस्कृत और अपभ्रंश से बना है। अब हमारा आ गया घ, डिंगल खड़ी बोली और अपभ्रंश को मिलके बने, जब पिंगल मैथिली और ब्रजभाषा को मिलके बने हैं। तो ये हमने यहाँ पर हमारा विकल्प मुझे लगता है यहाँ पर ख सही है। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी से बना है और पिंगल अपभ्रंश और ब्रजभाषा से। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, अब नहीं होती हूँ। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानना केवल एक अद्भुत परंपरा का निर्वाह है, क्योंकि उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। ये मत किस आधुनिक इतिहासकार का है? विकल्प क डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ख डॉक्टर रामकुमार वर्मा, घ डॉक्टर बचन सिंह और घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका है? ये है डॉक्टर बचन सिंह का, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान देना है इसमें, ठीक है। डॉक्टर बचन सिंह का विकल्प ग जो है वो सही है। अब हमारा प्रश्न आगे 16, चंद बरदाई को शप्पयों का राजा किसने कहा? विकल्प क शिव सिंह ने, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कर्नल टांड ने या डॉक्टर राम नामवर सिंह ने। तो ये कहा था शिव सिंह ने, ठीक है। चंद बरदाई को शप्पयों का राजा, सॉरी, ये कहा था, हाँ, चंद बरदाई को शप्पयों का राजा किसने कहा था? ये कहा था शिव सिंह ने, ठीक है, चंद बरदाई को। उक्ति व्यक्ति प्राकृत दामोदर शर्मा द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने इनकी रचना किस क्षेत्र की भाषा को आधार बनाकर की थी? विकल्प ए कौशल, जो बनारस के आसपास की भाषा है, बी मिथिला, सी राजपुताना, डी मगध। तो ये था हमारा विकल्प क सही है, कौशल बनारस के आसपास की, ठीक है। आगे, हिंदी साहित्य सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसमें जाति पाति और ब्रह्म आडंबरों का तीव्र विरोध है। महासुखवाद के द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया है। इनकी भाषा में उल्टवांसी शैली का प्रारंभिक रूप मिलता है। सिद्धों का झुकाव पूर्णतः संन्यास और गृहस्थ त्याग की ओर था। तो ये था हमारा यहाँ पर विकल्प 4 जो वो सही है। सिद्धों का झुकाव पूर्णतः संन्यास और गृहस्थ त्याग की ओर था, ठीक है। गलत बोला था ना, यहाँ पर हमें गलत बताना था। बाकी 3 जो है वो इनके बारे में सिद्ध साहित्य के बारे में सही है, और जो 4 है, विकल्प 4 जो है ये गलत है सिद्ध के बारे में, ठीक है। आगे, प्रश्न संख्या 19, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी महत्वपूर्ण है, आपको खुद पता चल रहा होगा, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है। विकल्प अ कीर्ति पताका, बी कीर्ति लता, सी पदावली, डी भू प्रक्रिमा। तो ये हमारा विकल्प ख सही है। कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है, ठीक है, अपनी रचना को। अब हमारा प्रश्न संख्या 20, अमीर खुसरो के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प, खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में मुफ्ती वैचित्र्य की प्रधानता थी। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा काव्य अनुकूल खड़ी बोली के अधिक निकट थी। खुसरो जनता के मनोरंजन के लिए लिखते थे। उनका कोई गंभीर साहित्यिक उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो घ सही है। मुझे लग रहा ये तीनों सही है, ठीक है। ये पहला भी सही है, 100% श्योर है, लग नहीं रहा है, 100% श्योर है। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, बिल्कुल सही। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा काव्य अनुकूल खड़ी बोली के अधिक निकटे है, बिल्कुल सही। खुसरो जनता के मनोरंजन के लिए लिखते थे। उनका कोई गंभीर साहित्य उद्देश्य नहीं था। तो ये भी बिल्कुल सही है अमीर खुसरो के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न जो नेट जेआरएफ के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है। आगे आप खुद समझदार हैं, आप सबको पता है कि कितने महत्वपूर्ण है। ऐसे और प्रश्नों, अगर आपको ऐसे और प्रश्न चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। अगर कुछ और डाउट हो तो तभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।